Good afternoon, friends. I welcome you all to Anil Khanna's Academy of Laws YouTube channel. Today, I would like to divide my talk into two parts. In my first part, I would like to have a heart-to-heart talk with all my students. In the second part, I would like to discuss how to prepare for judicial examinations and how to succeed in judicial examinations. So first, let me have a heart-to-heart talk with all of you. You know, these have been very trying times for the last 3-4 months. The COVID-19 has brought in a lot of uncertainty, negativity, darkness, I'll say, in lives. We don't know what will happen. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं, सर क्या होगा, हमारा पढ़ने का मन ख़त्म हो गया, पता नहीं सर कल को पोस्ट आएंगी नहीं आएंगी. So much of negativity. जो मेरे बैचेस चल रहे थे, we were going at a huge pace, we were cruising very comfortably. Suddenly एक ब्रेक सी लग गई. Though my students know I kept on sending lectures. मैंने आपको पूरा हिंदू लॉ सक्सेशन एक्ट तक मैंने आपको टेलीग्राम पे करा दिया, डिटेल्स में कराया. बट यू नो, एक कहीं ना कहीं जब अनसर्टेनिटी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, तो हमें लगता है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला. सो लेट मी एश्योर यू, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ अ टनल. ये टनल का रास्ता खत्म होने वाला है और आपको पता भी नहीं चलेगा. देयर विल बी अ स्पीड of judicial examinations. What is the need for negativity? Tell me this. I know my students. 5,000 मेरे students रहे हैं अभी तक. I know all of them. All of them are brilliant. आप सब इंटेलिजेंट हो, मैं जानता हूं. हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन्ड हो, और जो आपका लेवल ऑफ नॉलेज है, यू आर द बेस्ट इन द कंट्री. कोई रीजन मुझे नहीं दिखता कि आप सक्सीड ना करो. मुझे एक रीजन बता दो. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. इस टाइम को टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन. टाइम मिल गया हमें ज्यादा तैयार करने का. यू हैव सीन कि मेरे जो पुराने अभी रिजल्ट्स आए थे, लायंस शेयर मेरे स्टूडेंट सारे जज बन रहे हैं. क्यों? हम एक एक वर्ड में गए हैं. आप सब इस चीज के साक्षी हो. वी हैव डेल्ट विद एवरी वर्ड ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ एवरी लॉ. हर सेक्शन पे मैंने आपको जजमेंट्स दिए हुए हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस दिए हुए हैं. आपकी नॉलेज, आपकी पावर है, आपकी वेल्थ है, वो कोई नहीं ले सकता आपसे और कोई बराबरी भी नहीं कर सकता. लेट देयर बी नो नेगेटिविटी. उठाओ अपनी किताबें, रिमूव द डस्ट, लग जाओ. द काउंटडाउन हैज स्टार्टेड. सडनली आएंगे एग्जाम्स. आई वाज सीइंग द अदर डे, राजस्थान ने एडीजे के 200 से ऊपर पोस्ट एडवर्टाइज किए. एग्जाम्स कभी भी हो जाएंगे, डोंट वरी. हमें टाइम मिल रहा है तैयारी का. कोई रीजन नहीं हो सकता कि आप सब जजेस ना बनो या अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे ना करो. ओनली एक रीजन हो सकता है, जो हम लॉ में भी पढ़ते हैं. मैं आपको लिमिटेशन एक्ट पढ़ाया था ना, उसमें मैंने क्या बताया था? लॉ नेवर फेवर्स द इंडोलेंट. इंडोलेंट नहीं होना है. बहुत सारे बहाने हैं. सर क्या करें, मम्मी पापा ने हमें घर के कामों में लगा दिया है. वे देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. माय स्टूडेंट्स, आई हैव सीन दे हैव स्टडी विल्स. वो तो पत्थर में से पानी निकाल देते हैं. आप हो मेरे सब स्टूडेंट्स, और जो अब नहीं है, जो यूट्यूब में मेरे स्टूडेंट्स बन रहे हैं, आई वेलकम यू ऑल. यहां पे मेरे यहां वी आर ऑल द बेस्ट. वी आर गोइंग टू गिव यू द बेस्ट. नो रीजन that I do not see success.
You can because you think you can. Let there be absolutely no doubts about yourself. I have no doubts. I am your teacher. बहुत बार होता है, बच्चे बहुत पढ़े, प्रीलिम्स में फेल हो गए, मेरे पास आते हैं, सर अब दोबारा नहीं देंगे। प्रीलिम्स में पास हो गए, मेंस में फेल हो गए, मेंस में पास हो गए, इंटरव्यू में बाई चांस फेल हो गए। दे कम टू मी, सर जुडिशरी इज नॉट आवर कप ऑफ टी। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, मुझे तुम पे भरोसा है, मेरे भरोसे के ऊपर पेपर दे दो। दे डू, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से ऑल ऑफ देम हैव बिकम जजेस। कई तो सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं। जो जजेस बने हैं वो सुन रहे होंगे और वो मुझे याद कर रहे होंगे, बिकॉज आई नो माई स्टूडेंट्स and I know my students very well, and I know it. You're all the best. It's just a matter of time. एकदम सर पे पहाड़ आएगा। Start preparing today. मैंने आपको बताया था ना, जैसे कैदी काटते हैं ना, एक एक दिन काटते हैं कैलेंडर में, एक एक दिन काटना शुरू करो, टाइम आ गया है। एक एक लॉ की मास्टरी करो, जिस तरह मैं आपको करवाता हूं, एक एक डिटेल पढ़ो। Let there be no negativity at all, and let there be no excuses. Excuses वो बनाते हैं जो सक्सीड नहीं करना चाहते। जो सक्सीड करना चाहते हैं उनके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। आपको याद हो गया, मैं थोड़ी दिन पहले बीमार हो गया था। बीमारी में भी मैं आपको टेलीग्राम पे वही लेक्चर्स भेज रहा था, उसी इंटेंसिटी से भेज रहा था। एनर्जी कम थी बट इंटेंसिटी वही थी। सो प्लीज रिमेंबर, in my world, there is no place for indolence, there is no place for negativity, and there is no place for excuses. I know the caliber of my students. When your teacher has complete confidence on your capability, I do not see why you should not trust your own capability. Please go by my words. So I hope first aspect is clear. किसी को भी डिमोरलाइज नहीं होना है। आप सब इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं एक एक को जानता हूं, 5000 हो आप लोग मेरे। वी हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जो हमारा आपस का प्यार है, रिस्पेक्ट है, वो शायद ही, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। कीप इट अप, टेक आउट योर बुक्स, स्टार्ट वर्किंग एज इफ द एग्जाम्स हैव बीन डिक्लेयर्ड, एंड यू नेवर नो, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज कमिंग, वी नो इट। मैं आपको बता भी चुका हूं, बिल ऑलमोस्ट रेडी था। अगर कोविड ना आता तो बिल तो अब तक आ गया था। सो मेनी जुडिशियल एग्जामिनेशंस, इवन मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में वो जजमेंट भी दिया था सुप्रीम कोर्ट का, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 50 गुना और जज चाहिए हमें, तभी पेंडेंसी खत्म होगी। सो गर्ड अप योर लॉइंस, पुल अप योर सॉक्स, स्टार्ट वर्किंग right from today. I hope you have shirked off all your negativity, and now you're all charged in the same way, the way we were working when we were offline. अब मैं आता हूं अपने दूसरे पार्ट पे, हाउ टू प्रिपेयर। हमारा एग्जाम के कितने पार्ट्स हैं? पहला पार्ट है प्रीलिम्स, दूसरा पार्ट है मेंस, तीसरा पार्ट है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। प्रीलिम्स के लिए गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स? गाइड्स उठा लेते हैं। नॉट दैट आई एम अगेंस्ट गाइड्स, गाइड्स शुड नॉट बी द बी ऑल एंड एंड ऑल ना, नहीं छेड़ना। आपकी जब नॉलेज हो जाए तो उसको आपको अपने आप को टेस्ट करना है तो लेना है। गॉन आर द डेज जब गाइड्स में से जो हमारे आते थे फैक्चुअल क्वेश्चंस वो आते थे, अब नहीं आते हैं। नाउ ऑल क्वेश्चंस आर एनालिटिकल। लास्ट 3-4 साल में मैं पूरा ट्रेंड चेंज देख रहा हूं। व्हाट इज अ वे? प्रीलिम्स का एक ही तरीका है,
बेयर एक्ट की मास्टरी। बस एक एक सेक्शन खोलो, एक एक सेक्शन का एक एक वर्ड पढ़ो, उसको समझ के उसका छोटा सा कंडेंस करके उसका जो जिस्ट है वो लिखो। उस पे जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, खासकर जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। यू नो, वी कैन नेवर बी श्योर कि इस बार सीपीसी में 30 क्वेश्चन आए तो अगली बार भी 30 ही आएंगे। ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। पहले बिल्कुल फिक्स था, इतने परसेंटेज सीपीसी, इतने परसेंटेज सीआरपीसी, इतना आईपीसी, इतने कॉन्स्टिट्यूशन। अब कुछ भी कर देते हैं। सडनली लिमिटेशन में 15 क्वेश्चन, पार्टनरशिप एक्ट में 10 क्वेश्चन। वी कैन नॉट डेयर टू लीव एनी लॉ। पहले हम संजीवनी बूटी ले आते थे, अब वो दिन नहीं है। अब तो पूरा पहाड़ी लाना पड़ेगा। सो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस टुडे। जुडिशरी का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए मैं कभी भी शॉर्ट बैचेस नहीं लेता हूं। द रीजन बीइंग, शॉर्ट बैच जो मैं आपको 1 साल या 13 महीने में करा रहा हूं वो मैं 2 महीने में कैसे कराऊं? एक एक वर्ड में आपकी मास्टरी कैसे कराऊं? मुझे लगता है, आई प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि इस तरह तो मैं आई एम जस्ट चीटिंग माय स्टूडेंट्स। आई विल नॉट डू दैट। सो प्रीलिम्स का तरीका क्या है? हर सब्जेक्ट, हर लॉ का बेयर एक्ट उठा लो। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने हर सेक्शन वाइज आपको पढ़ाई कराई है। साथ में हर सेक्शन के जो मेरा कमेंट्रीज हैं, जो मैंने पढ़ाया, जो कुछ है वो साथ खोल लो। तैयारी हो गई। यू विल नॉट फेल। प्रीलिम्स में प्रॉब्लम पता है क्या आती है? ये नहीं कि कोई आदमी को लॉ नहीं आता। मोस्टली क्या होता है, उस दिन घबरा जाते हैं, बाद में बाहर आके कहते हैं सर पेपर तो इजी था, मुझे उस टाइम पता नहीं क्यों स्ट्राइक नहीं किया। वो इसलिए स्ट्राइक नहीं किया क्योंकि हम कंसेप्ट्स पे नहीं गए, हम उसकी जड़ में नहीं गए हैं। गो टू द रूट्स ऑफ एवरी सेक्शन, अंडरस्टैंड द बेसिस। वो एक दिन आप समझ जाओगे, फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। ए बी, कंपटीशन को हवा की तरह मत लो, एंजॉय इट। पता चला प्रीलिम से पहले 3 रात पहले सो नहीं रहे, अभी जो अपने 3 महीने वेस्ट कर दिए, ये 3 महीने कंपनसेट कर लेते। उन 3 रातों से जागने से अच्छा है कि अभी 3 महीने पढ़ लो। सो यू नो, इनफैक्ट आई वांट कि प्रीलिम से एक दिन पहले तो पूरा 8 घंटे की नींद लो और कूल माइंड से जाओ। जब कूल माइंड होगा तो आप अपनी बैक ऑफ द मेमोरी से भी वो डेटा निकाल लोगे। जब आप मडल्ड होगे क्योंकि घबराए हुए हो, नींद पूरी नहीं हुई है, तो जो आता है वो भी भूल जाओगे। दैट इज फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ प्रीलिम्स। आई वुड डेफिनेटली not advise you to base all your knowledge of prelims only on MCQ guides. कोई ऐसी गाइड नहीं बनी है जो सारी चीजों को कवर कर दे। कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है कि 1 या 2 क्वेश्चन रॉन्ग होने पे आप बाहर हो जाते हो। सो वी कैन नॉट टेक दैट चांस। ओनली वे आउट इज, एज आई सेड, एक एक सेक्शन बेयर एक्ट की मास्टरी और उनको उस तरह पढ़ना है। मेंस के लिए हमारे मेंस के कायदे से 4 पेपर है। पहला पेपर सिविल लॉ, दूसरा पेपर मोस्टली फैमिली लॉ और तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ। चौथा पेपर हम पेपर नहीं मानते और इसीलिए मार खाते हैं, और वो है पेपर लैंग्वेज का। नोबडी बॉदर्स अबाउट लैंग्वेज। जिस दिन मैंने एकेडमी खोली थी उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था लैंग्वेज रोज पढ़ाई जाएगी, एंड राउंड द ईयर हम लैंग्वेज, तीनों लैंग्वेज पढ़ाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। लैंग्वेज इज अ पेपर। जितना आपका सीपीसी इंपॉर्टेंट है उतना ही हिंदी, उतना ही अगर आप पंजाब में अपेयर हो रहे हो तो पंजाबी एंड इंग्लिश।
डू नॉट इग्नोर दिस। लैंग्वेज का एक पार्ट है एसे, जो 80 नंबर का आता है। लैंग्वेज का जो एसे पार्ट है वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, वो रियल टेस्ट है आपकी नॉलेज का। हमारे यूपीएससी में क्या होता है, जिसके एसे में अच्छे नंबर है उसको हम वेटेज देते हैं, उसको हम मानते हैं कि ये तो ही इज ब्रिलियंट। इंटरव्यू में जब आप जाते हो देखते हैं एसे में इसके बड़े कम नंबर थे, ये इंटेलिजेंट नहीं है। एसे ऑलवेज रिमेंबर कैन मेक और ब्रेक योर कंपटीशन। 80 में से आपने कोई बहुत ब्यूटीफुल आपने ऐसे लिखा है, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो है ही है, फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कंटेंट कैसे अच्छा होगा? हाउ? पढ़ो। हम कहते हैं हमने थोड़ा आईएएस के पेपर देने हैं जी, यूपीएससी थोड़ा ना दे रहा हूं, मैं तो जुडिशरी के पेपर दे रहा हूं, मुझे न्यूज़ पेपर पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या करोगे अगर लैंग्वेज में आपका ऐसे आ गया, रिलेशंस, इंडो चाइना रिलेशंस खराब क्यों हुए, या इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ चाइना को हम अगर बैन कर दें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? या एक बिल्कुल सिंपल आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या लिखोगे? एनवायरमेंट पे आ जाएगा। गॉन आर द डेज जब आते थे क्वेश्चंस लाइक घिसे पिटे ऐसे, विमेन एम्पावरमेंट, इस तरह के जो फैक्चुअल टाइप के एसेस थे वो अब बच्चों के दिन के रह गए, अब नहीं आते। अब आपको आते हैं क्रिटिकल एनालिटिकल एसेस। एनालिसिस चाहिए, सिर्फ ऐसे में नहीं चाहिए। आपकी इंटरव्यू आपका सबसे बड़ा टेस्ट है। इसलिए जब मैं अपना हर जो भी मैं बैच शुरू करता हूं, मैं सबसे पहले क्या कहता हूं, पहले मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा, फिर मेंस की कराऊंगा, इंटरव्यू अपने आप प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। इंटरव्यू के अंदर 5 ऑनरेबल जजेस होते हैं और 4 और चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल, 9 लोग बैठते हैं। वो आपको कुछ भी पूछ लेते हैं, एसिड रेन से लेकर थर्मल पावर तक। आपको ऑनरेबल जजेस ने 5 ने अच्छे मार्क्स दे दिए, वो जो 4 हैं वो लीगल एक्सपर्ट्स नहीं होंगे। चीफ सेक्रेटरी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट जनरल नॉलेज। दैट इज द रीजन वाई, अगर आप देखो अभी लास्ट 2-3 साल के 120 बुला रहे हैं, पोस्ट 100 हैं, 40 सिलेक्ट कर रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं पोस्ट्स। वाई? दे फील द कैंडिडेट इज नॉट फिट टू बी अ जज। सो प्लीज एक अनदर एस्पेक्ट आज समझ लो, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ो। जिनकी लैंग्वेज, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदू पढ़ो। देयर मेनी एनालिसिस ऑन यूट्यूब, द हिंदू के बहुत सारे एनालिसिस आते हैं। उसे मैं देख रहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, न्याय उसका चैनल चलता है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू दैट। सिर्फ कुएं के मेंढक नहीं बनना है, होराइजन वाइड करो। कल को जब आप इंटरव्यू में जाओगे, उस टाइम मैं आपको कोई कैप्सूल नहीं खिला सकता हूं कि 10 दिन में आपको सारी जनरल नॉलेज मैंने करा दी। इट इज अ लॉन्ग, ओवरड्रॉन, पेन्सटेकिंग प्रोसेस। प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली। चेन जहां से सबसे वीक होती है वहीं से टूटती है। लैक ऑफ जनरल नॉलेज इज अ वीक लिंक। और जुडिशरी के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि प्रॉब्लम आती है। दिस इज द रीजन व्हाई I have started general knowledge and essay as a regular feature of my academy, daily basis. करना है, उसके अलावा वे आउट नहीं है। Now ये तो हो गया मैंने जो आपको बात की लैंग्वेज कैसे ठीक करो। ऐसे बाय द वे, रोज अच्छे पेपर पढ़ो, जो भी इंग्लिश का पेपर आपको इजीली समझ आता है। वैसे आई वुड ऑलवेज रिकमेंड द हिंदू। उसमें से अच्छे लैंग्वेज के अच्छे फ्रेजेस निकालो, अच्छे आर्टिकल्स, उनके प्रेसी बनाओ। आपका एसे रोज के रोज तैयार हो रहा है, प्लस उसमें से अच्छे फ्रेजेस निकाल के उसका रजिस्टर बनाओ
उसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू करो, जो आप जो जो लिखते हो उन फ्रेजेस को यूज करना शुरू करो, अपने पर्सनालिटी का पार्ट बनाओ, ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज में आएगा वो। इसके अलावा हिंदी, अगर आप हिंदी जगह अपेयर हो रहे हो जहां हिंदी एक सब्जेक्ट है, हिंदी का पेपर रोज, कौन सा पेपर पढ़ना है? जो भी सबसे अच्छी हिंदी लिखता है उसका एडिटोरियल पेज पढ़ना है, उसके रोज रोज जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनको ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, अच्छे लैंग्वेज उसको अंडरलाइन करो, नोट करो, और अच्छे आर्टिकल्स का प्रेसी बनाओ। प्रेसी बना के आपका एसे और लैंग्वेज दोनों तैयार हो रहे हैं। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर माई लॉ? लॉ को पढ़ने का मेंस का तरीका क्या है? लॉ के लिए टॉपिक्स बनाओ, और प्लीज रिमेंबर, एलएलबी टाइप टॉपिक्स नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, एफआईआर नहीं। इज एफआईआर अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस? यस। इज डिले ऑफ एफआईआर फेटल? ऐसे क्वेश्चन। प्रिसेप्ट, सारे सबसे पहले तीनों प्रोसीजरल लॉज की मास्टरी मस्ट है। सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, टॉपिक वाइज बनाओ। बड़ा टॉपिक बनाओ, बड़े टॉपिक के छोटे टॉपिक्स बनाओ। बड़ा आ गया 20 नंबर का, हम तैयार हैं। छोटा आ गया, तैयार नहीं है बाकी स्टूडेंट्स, हम तैयार हैं। आजकल क्या हो रहा है, बीच में से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या आएगा? वैलिडिटी ऑफ ए हिंदू मैरिज नहीं आएगा, चाइल्ड मैरिज, इज चाइल्ड मैरिज वैलिड इन हिंदू लॉ, इस पे आएगा। और 15 नंबर का, 15 नंबर का ओनली ऑन वैलिडिटी ऑफ अ चाइल्ड मैरिज। इमेजिन। अब उसके अंदर वो क्या रीजन है, वो आपसे पूछ रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में वॉइड या वॉइडेबल नहीं है, वहां वॉइडेबल है, वॉइड भी है अंडर सर्टेन कंडीशंस। सो वी हैव टू इंटरलिंक। सो प्लीज रिमेंबर, नेक्स्ट स्टेप है आपका, मोटे पहले बड़े सब्जेक्ट, बड़े उसके टॉपिक्स बनाओ। मैं अगले अपने लेक्चर्स में आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं टॉपिक्स बड़े और छोटे दोनों बना के आपको दे दूं, और मैं आपको क्वेश्चंस फ्रेम करके देता रहूंगा। एक बार हमारे टॉपिक्स बन गए, पहले बड़े और उनमें से फिर छोटे छोटे। अब क्वेश्चन ये आता है, इनको लिखना कैसे है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपको नॉलेज है पर आप उसको पैकेज करना नहीं जानते। दैट इज द रीजन व्हाई वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, और जिन्होंने अपनी पैकेजिंग आती है वो पास हो जाते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय पैकेजिंग? लेट्स टॉक अबाउट दैट। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सपोज आई वॉज टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑन अप्रूवर, सेक्शन 306, 307, 308 सीआरपीसी। तो मैं कहां से कैसे शुरू करूंगा? मुझे पहले उसको गोल्डन गोल्डन रिबन बांधने, कैसे? मैं पहले जूरिस्प्रूडेंस से शुरू करूंगा। जूरिस्प्रूडेंस क्या है इसका? डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। प्रोसिक्यूशन के पास इनफ एविडेंस नहीं है, इसीलिए हम एक को एक्यूज को अलाउ कर रहे हैं कि दूसरे को एक्यूज के खिलाफ कन्फेशन करे। तो पहले मैं उसके जूरिस्प्रूडेंस में गया। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठा कि क्या एक को एक्यूज का एविडेंस, क्या वो वर्दी है? उसके लिए मैं इंटरलिंक किया इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ। इंडियन एविडेंस एक्ट में जब मैं जाता हूं तो वहां पे सेक्शन 133 एविडेंस एक्ट क्या कहता है? दैट अ कन्विक्शन कैन बी बेस्ड इवन ऑन एन अनकॉररोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस। उसके साथ मैंने कोलिंग क्या किया? सेक्शन 114 एविडेंस एक्ट का इलस्ट्रेशन बी, एन अकम्प्लिस इज नॉट वर्दी ऑफ क्रेडिट।
unless he is corroborated in material particulars. अब मैंने इस चीज को कवर किया कि अप्रूवर भी जब तक कंप्लीटली वर्दी ऑफ क्रेडिट नहीं होगा, वहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारी जजमेंट्स दी हैं, बरकत की वो वर्सेस क्राउन वगैरह, वो जब मैं आऊंगा आगे हम बात करेंगे. नाउ अब एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि क्या एक अप्रूवर की टेस्टिमनी रेलेवेंट है? एक अप्रूवर, एक एक्म्प्लिस, एक को एक्यूज्ड दूसरे के खिलाफ दे रहा है, क्या हम उसको रेलेवेंट कर सकते हैं? Isn't it against the principles of natural justice? वो भी कौन सा दूध का धुला है? I have to go to section 30 Indian Evidence Act, which makes a confession of a co-accused relevant, though under certain conditions there should be a joint trial, etc. अब क्या हुआ? 306 अप्रूवर का हमने शुरुआत कहां से कहां ले गए? 133 एविडेंस एक्ट रेड विद 30 एविडेंस एक्ट रेड विद 114 इलस्ट्रेशन बी. इंटरलिंकिंग डेप्थ दिखाता है आपकी. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अरेस्ट को हम कहां से शुरू करेंगे? आर्टिकल 21 से, फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी. आर्टिकल 22, अगर अरेस्ट करना है तो मेरे ये फंडामेंटल राइट्स हैं. अरेस्ट इन सीपीसी, अरेस्ट इन सीआरपीसी. अरेस्ट इन सीपीसी में जब हम जाते हैं तो अरेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट 94 में हम सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स में देखते हैं. अरेस्ट ऑफ द जजमेंट डेटर सेक्शन 51 के प्रोवाइजो में जाते हैं. या अगर हम आते हैं सीआरपीसी में तो प्रिवेंटिव अरेस्ट 151 सीआरपीसी एंड अरेस्ट आफ्टर एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड सेक्शंस 41 से लेकर सेक्शन 60A तक पूरा चैप्टर है. अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, इन सब में एक जिस्ट क्या है? अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन. अगर बहुत जरूरत है, इवन सेक्शन 157 सीआरपीसी में अगर हम जाएं, वो क्या कहता है? द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मे अरेस्ट. कहीं भी वर्ड शैल नहीं है. इस तरह प्ले करना है वर्ड्स को, इंटरलिंक करना है. जब आप सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरलिंक करते हो, आपके अपने कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं. अब ये इंटरलिंकिंग्स करके आप अपने अपने स्केल्टन बनाओ. मेक स्केल्टन्स फॉर लार्ज टॉपिक्स एंड फॉर स्मॉलर टॉपिक्स. From today onwards, I have decided to start regular discussions on various aspects of law. मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर रोज मेरे टीचर्स और मैं रोज कोई ना कोई एक मुश्किल टॉपिक जो होगा लॉ का, जो सबको मुश्किल लगता है, उसको इजी करके आपके सामने लाएं. या फिर we will try to round up, give a bird's eye view of laws. In the first of the series, आज हम शुरू करेंगे मैम अमृत बरार का एक लेक्चर जो एसआरए पे है, और वो किस चीज पे जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, मेरे स्टूडेंट्स को कई बार मुश्किल लगता है. वो है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का डिफरेंस. इस तरह मैं मुश्किल टॉपिक्स उठाता रहूंगा रोज, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक देम सिंपल एंड टू गिव यू more clarity of thought on these matters. We had a long talk today. Thank you for hearing me out. From today onwards, we have a regular interactions on various aspects of various laws. I'll try to cover every law in this matter. Thank you all. God bless you all.